जादुई मास्क। कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर की बेटी रहती थी। उसके साथ उसकी दादी और एक छोटी बहन रहती थी। वो बहुत गरीब थे। ना उनके पास खाने को कुछ था, ना पीने को। लॉकडाउन की वजह से उनके माता पिता जो बाहर शहर में मजदूरी कर रहे थे, उन्हें भी कुछ काम नहीं मिल रहा था और ठीक से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। कुछ भी समझ या मदद ना मिलने पर वे शहर से गांव की ओर कड़ी धूप में पैदल ही चले आए। दादी माँ, पिताजी का शहर से टेलीफोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी काम नहीं मिल रहा है और खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो रहा। घर के सेठ ने किराया ना मिलने पर उन्हें घर से निकाल दिया और वो पैदल ही गांव लौट गए। बेटी, अब तो तू ही बता, क्या कर सकते हैं? मेरी भी उम्र हो चुकी है। थोड़े आए राशन से, आटा दाल से तो घर चला रहे हैं। हमारी इकलौती पुरानी जमीन बेचकर मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जुटाए थे ताकि बड़े होकर तुम्हारी शादी हो सके। ये लो, इन्हें अलमारी में रख दो। रिया पैसे लेकर अलमारी में रख देती है और ऐसे ही कुछ दिन तक लगातार चलने के बाद रिया के माता पिता घर पहुंचते हैं। दादी कोमल, बाहर आओ, माँ और पिताजी आ गए। दादी कोमल को गोद में लेकर बाहर आती है और देखती है कि पीछे पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस खड़ी हुई है। दादी, पुलिस और एम्बुलेंस क्यों आई है? कुछ हो गया है क्या? पुलिस गाड़ी से उतरती है और रिया के माता पिता को एम्बुलेंस में पकड़कर ले जाती है। सारा गांव देखता ही रह जाता है। रिया और दादी कोमल को लेकर भाग कर आते हैं। तब तक एम्बुलेंस निकल चुकी होती है। पुलिस आकर उन्हें समझाने लगती है। कोरोना वायरस की वजह से बाहर से आए मजदूरों को 14 दिन के लिए अस्पताल में क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर वो स्वस्थ होंगे तो उन्हें घर छोड़ दिया जाएगा। बेटी रो मत, तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं, वो जल्द ही आ जाएंगे। पुलिस वाला चला जाता है और रिया ये सुनकर रोने लगती है और अंदर चली जाती है। रिया दीदी, मुझे माँ के पास जाना है, पिताजी के साथ रहना है, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कोमल रोने लगती है। रिया रोते हुए कोमल को चुप कराने लगती है और दोनों सो जाते हैं। 14 दिनों बाद ये खबर आती है कि रिया के माता पिता कोरोना पॉजिटिव थे और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। रिया, उसकी दादी और छोटी बहन अब बेसहारा हो चुके थे। अब उनके पास कोई ना था। इस सदमे में कुछ दिनों बाद उनकी दादी भी शांत हो गई और दोनों अब बिल्कुल अकेले हो चुके थे। जिस तरह मेरी माँ और पिताजी कोरोना की चपेट में आ गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगी। मैं गरीब मजदूरों के लिए मास्क बनाऊंगी जिससे वो अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच सके। रिया के पास मास्क बनाने के लिए कुछ नहीं था। वो उसकी दादी की बची हुई जमीन के पैसों से ही मास्क बनाने के लिए कपड़े, मशीन और सैनिटाइजर खरीद कर लाती है। मास्क को सैनिटाइज करके गरीबों तक गली गली जाकर फ्री में मास्क बांटती है। एक दिन वो चलते चलते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है और कड़ी धूप के कारण कुछ देर वहीं बरगद की छांव में बैठ जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। रिया उठने के बाद देखती है कि उसकी मास्क की टोकरी गायब हो गई। वो उसे ढूंढने लगती है। शाम हो गई, अब जाकर बाकी के मास्क बांट देती हूँ, फिर घर जाकर खाना भी तो बनाना है। अरे अरे, मेरा टोकरा कहाँ गया? कहीं पेड़ के पीछे तो नहीं? कहीं हवा से इधर उधर तो नहीं चला गया? मुझे उसे ढूंढना होगा। मेरे पास अब पैसे भी नहीं बचे नए मास्क के लिए। वो उसे हर जगह ढूंढती है और उसे कुछ नहीं मिलता और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। उतनी ही देर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और बरगद के पेड़ पर बंधा एक कपड़ा उस पर आ गिरता है। वो कपड़ा खूब मुलायम होता है, दूसरे कपड़ों से बिल्कुल अलग और बहुत अच्छा। रिया उसे देखकर खुश हो जाती है। वो उस कपड़े से मास्क बनाने का सोचती है। क्यों ना मैं इस कपड़े से मास्क बनाऊं? कम से कम इस कपड़े से कुछ मास्क तो बन ही जाएंगे। रिया उस कपड़े को ले सीधा घर पहुंचती है और फिर वो उस कपड़े को काट कर
मशीन पर मास्क बनाने के लिए सिलने लगाती है। देखते ही देखते वो थोड़े मास्क बना लेती है और फिर वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है कि वो ज्यादा मास्क नहीं बना पाई और रिया उदास बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उसे जमीन पर कुछ जगमगाता हुआ दिखाई देता है। रिया देखती है कि जमीन पर पड़े हुए वो कपड़े के टुकड़े चमकने लगते हैं और कमरे से सारे टुकड़े इकट्ठे होकर वापस से एक बड़े से कपड़े का रूप ले लेते हैं। और रिया ये देखकर समझ जाती है कि ये कोई आम कपड़ा नहीं है और रिया वो देख बहुत खुश होकर फिर से मास्क बनाने लगती है। वो जितने मास्क बनाती उतना ही कपड़ा लंबा होने लगता। रिया घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये कपड़ा उसके माता पिता का आशीर्वाद है, जिससे वो उस कपड़े से बने हुए मास्क को जादुई मास्क समझने लगती है। और ये सोचकर वो सारे गांव और हर जगह गरीब मजदूरों और गरीब लोगों को मास्क बांटने लगती है। और थोड़े दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके जादुई मास्क से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं और जितने भी गरीब मजदूर हैं वो अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच रहे हैं। और इस अच्छे काम को मेहनत और लगन से करने पर उसे प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिलता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से ये सीखा कि हम अगर किसी की मदद अच्छे मन से करते हैं तो भगवान भी हमारा अच्छा ही करता है। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जादुई दवा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। मेरा एक दोस्त आदित्य गांव से शहर आया था, पर न जाने क्यों वो कुछ उदास और बीमार बीमार सा लग रहा था। अरे आदित्य, ये क्या हुआ तुमको? पता नहीं दोस्त, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। आदित्य, मैंने कहा ना बिस्तर से मत उठो। माँ, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाने दो ना, मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा। आदित्य की माँ उसकी इस बीमारी से काफी परेशान थी, किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य ने जो गांव में सबके साथ मिलकर चिकन खाया था उससे वो बीमार हो गया है। तो बहुत चिंता हो रही है आदित्य की। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बीमारी आजकल गांव और शहर में फैल रही है चिकन खाने से, वो हमारे आदित्य को तो नहीं हो गई है। शाम का वक्त था। कुछ दोस्त आदित्य से मिलने के लिए उसके घर आते हैं क्योंकि वो काफी दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। हेलो आदित्य, कैसे हो तुम? जब आदित्य युवराज से हाथ मिला रहा था तो युवराज ने क्या देखा कि उसके हाथ में तो अजीब तरह से धब्बे पड़े हुए हैं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कहीं तुम्हें वायरस वाली बीमारी तो नहीं हो गई है? युवराज आदित्य की मम्मी से, आंटी, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है इसे वायरस वाली बीमारी हो गई है। दोस्तों, आदित्य से दूर ही रहो, कहीं ऐसा ना हो जो बीमारी आदित्य को हुई है वो हमें भी हो जाए। युवराज अचानक से अपना हाथ देखकर चुप हो जाता है। ये देखो, इसके जैसे धब्बे मेरे हाथों में भी आने लगे हैं। बाप रे, मुझे भी ये बीमारी हो गई। युवराज अपने घर जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा पापा, देखो ना मेरे हाथों में कैसे धब्बे पड़ रहे हैं। आदित्य अभी गांव से आया है, मैं उसको देखने के लिए उसके घर गया था और मैंने जैसे ही उससे हाथ मिलाया कुछ ही देर में ये धब्बे मेरे हाथों में भी आ गए। पापा, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। युवराज अपने पापा से बात करते करते अचानक बेहोश हो जाता है। उसके पापा घबरा जाते हैं और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर, इसे क्या हो गया है? जल्दी चेक कीजिए ना। ये तो बेहोश हो गया है। डॉक्टर चेक करते हुए, सुनिए, क्या खाया है इसने? नहीं डॉक्टर, इसने कुछ भी बाहर का नहीं खाया है। अपने दोस्त से मिलने गया था और वहाँ उसने जब उससे हाथ मिलाया
तो उसके हाथ में इसने ये धब्बे देखे थे और जल्दी से इसके हाथ में भी वही पड़ गए। डॉक्टर साहब, ये कैसी बीमारी है? मेरा लड़का ठीक तो हो जाएगा ना? ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये छुआछूत की बीमारी है। ये हाथ मिलाने से, मीट मांस खाने से हो रही है। डॉक्टर युवराज को इंजेक्शन लगाते हैं और पिताजी उसे घर लेकर आ जाते हैं। युवराज की बीमारी की खबर पूरे दोस्तों में फैल गई। सब लोग उसके घर आने से कतराने लगे, लेकिन आदित्य को बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि ये बीमारी उसकी वजह से ही युवराज को हुई थी। और आदित्य सोचने लगता है कि क्या करे, क्योंकि उसको जो बीमारी हुई है वही बीमारी युवराज को भी हो गई है। आदित्य अपने कमरे में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है। तभी वहाँ पास में रखी एक दवा की शीशी से आवाज आती है, आदित्य इधर देखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, घबराओ मत। आदित्य इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक दवा की शीशी हिलती हुई नजर आती है। तुम बोल सकती हो? तुम मेरी मदद कैसे करोगी? सुनो आदित्य, कल जब सुबह धूप निकले तब तुम इस दवा बोतल में पानी भरकर धूप में रख देना। 10 मिनट के बाद वो पानी तुम पी लेना और अपने दोस्त को भी पिला देना और कुछ देर धूप में ही रहना, क्योंकि तुम्हें जो बीमारी हुई है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये किसी और को ना हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सुबह होते ही आदित्य उस दवा की बोतल में पानी भरकर धूप में रख देता है और घड़ी देखने लगता है। जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं वो उसमें से पानी पी लेता है और थोड़ा पानी बचा लेता है अपने दोस्त युवराज के लिए और थोड़ी देर धूप में बैठता है। आदित्य जैसे ही पानी पीता है उसके सारे धब्बे हाथ पर के गायब हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। अपने ठीक होते ही वो दवा की शीशी को लेकर दौड़ता है, युवराज के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है और फिर उसे वो पानी पिला देता है। युवराज की बीमारी भी ठीक हो जाती है। दवा की शीशी, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, धन्यवाद। क्या हम जान सकते हैं कि इस बीमारी से धूप का क्या रिलेशन है? धूप से हमें ऊर्जा मिलती है। हमें कभी कभी अपने शरीर को धूप दिखानी जरूरी होती है, पर हम जितना सहन कर सके उतना ही। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो धूप लेने से खत्म हो जाती हैं। कभी कभी डॉक्टर लोगों को भी समझ नहीं आता। उस शीशी की बात सुन आदित्य युवराज अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उन्हें अपने ठीक होने की खबर देते हैं और साथ ही साथ उन्हें धूप के बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी कभी धूप में भी खेलना चाहिए। धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है।